Yes, sir. So India Yes, as sir. we know became independent of 15 August 1947. So preceding this was a long deferred struggle in which many sections of society participated. People from various backgrounds joined the struggle and they were inspired by the idea of freedom, equality, participation and decision making. क्या मतलब था कि it was not easy है ना, ये आसान नहीं था हमें इंडिपेंडेंट होना, स्वतंत्र होना इतना आसान नहीं था। हम लोग इंस्पायर किससे थे, यानी भारत के जो लोग थे, भारतवासी थे है ना, वो इंस्पायर किससे थे, क्या चल रहा था उनके दिमाग में, वो इंस्पायर थे क्या, उनको चाहिए थी किस तरह का, उनके दिमाग में आइडिया क्या था, आइडिया ऑफ फ्रीडम था। क्या था, आइडिया ऑफ फ्रीडम, कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है ना, हमें फ्रीडम चाहिए और क्या चाहिए, इक्वलिटी चाहिए, समानता चाहिए, क्योंकि इक्वलिटी उसमें तो नहीं थी है ना, एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में हमें क्या चाहिए था, पार्टिसिपेशन चाहिए, पार्टिसिपेशन यानी निर्णय अगर कोई ले रहा है, सपोज दैट कानून बन रहा है, कोई लॉ बन रहा है, लॉ बनाने में भारतीयों से भी पूछते हैं, जबकि ब्रिटिशर्स ऐसा नहीं कर रहे थे, अंग्रेज अपने हिसाब से ही नए नए नियम कानून को क्या कर रहे थे, हमारे ऊपर थोप दे रहे थे, इम्पोज कर देते थे, इसे इम्पोज करना था, ठीक है। फिर हमने पढ़ा हुआ था अंडर कॉलोनियल रूल द पीपल हैड लिव्ड इन fear of the British government and did not agree with the many decisions। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना उस समय क्या होता था अंडर ए कॉलोनियल गवर्नमेंट, अंडर ए कॉलोनियल रूल, मैंने बताया था कॉलोनियल रूल का मतलब होता है जिस कॉलोनी का मतलब होता है कि जब किसी कंट्री के लोग है ना, किसी कंट्री के लोग किसी दूसरी कंट्री पर जाकर कब्जा कर लेते हैं, वहां रहने लगते हैं, तो उस कंट्री के लोग बोलेंगे कि अरे ये लोग हमारे यहाँ कॉलोनी बना रहे हैं। जैसे भारत के लोग क्या बोलेंगे कि कॉलोनी हमारे यहाँ कौन बनाया हुआ है, कॉलोनी हमारे यहाँ बनाए हुए थे कौन, अंग्रेज, उसी को बोलते हैं कॉलोनियल रूल, यानी किसी दूसरी कंट्री के लोग थे और हमारे यहाँ बताया हुआ था, ठीक है। The people had lived in a fear of the British government and did not agree with the many of the decisions that they took, ठीक है ना, हम लोग अंग्रेजों के डिसीजन से सहमत नहीं होते थे, लेकिन इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, ठीक है। बट दे फेस्ड अ ग्रेव डेंजर, लेकिन क्या हुआ, और इसका इफ दे ट्राइड टू क्रिटिसाइज द डिसीजंस, हमें बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था, खतरों से गुजरना पड़ता था, प्रॉब्लम हो जाती थी। अभी कब होती है प्रॉब्लम, जब हम इनके डिसीजंस की क्या करते थे, आलोचना करते थे, यानी हम लोग आलोचना नहीं कर सकते, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे, अंग्रेजों ने जो बना दिया कहते थे हाँ भाई अच्छा, अगर किसी ने कहा कि नहीं आप गलत है तो फिर हमें उसका भुगतान करना पड़ता था। आपने बहुत सारे टीवी में देखा भी होगा कि अगर किसी ने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कोई कानून तोड़ा है ना, भगत सिंह है, इस तरह की बहुत सारी मूवीज आई हैं, उनमें आपने देखा होगा तो उनकी किस तरह से पिटाई होती है ना, उनकी किस तरह से पिटाई होती है ना। द फ्रीडम मूवमेंट, द फ्रीडम मूवमेंट, अब देखेंगे द फ्रीडम मूवमेंट चेंज द सिचुएशन, लेकिन जो स्वतंत्रता का जो आंदोलन आया ना, मूवमेंट आया ना, उसने क्या कर दिया, इस पूरे माहौल को ही चेंज कर दिया, ठीक है ना। द फ्रीडम मूवमेंट चेंज द सिचुएशन, इस फ्रीडम मूवमेंट ने क्या कर दिया, सिचुएशन को चेंज कर दिया। नेशनलिस्ट began to openly criticize the British government, है ना, and make the demands। इसका मतलब क्या है कि जो राष्ट्रवादी प्रकार के लोग, राष्ट्रवादी मतलब केवल देश की, अपने ही देश के अलावा दूसरे की बात करते, राष्ट्र को ही सबसे ऊपर मान ले, नेशन को, राष्ट्र को, देश को सबसे ऊपर मान ले, ऐसे जो समर्थक थे नेशनलिस्ट ना, began to openly criticize the British government, इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की क्या की, क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। यानी उस समय कॉमन पीपल तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन कॉमन पीपल के अलावा भी बहुत सारे नेता लोग थे ना, हमारे ही क्षेत्र के, हमारे एरिया के लोग थे, जैसे लाला लाजपत राय थे, बहुत सारे लोग, बाद में फिर आगे चल के 1920 के आसपास हम लोग देखते हैं, इधर 1900 के 18 सेंचुरी के आसपास हम लोग, इधर 19th सेंचुरी में बहुत सारे नेताओं के नाम हम दिखते हैं, है ना। तो फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन, जब फ्रीडम मूवमेंट हुआ ना, भविष्य बाद में बात करते हैं, ओके। जब फ्रीडम मूवमेंट हुआ ना, चेंज दिस सिचुएशन, द नेशनलिस्ट began to openly criticize the British government and make the demands, ठीक है ना, इन्होंने सीधे तौर पर मना किया, भाई ये जो आप कर रहे हो गलत है। एक तरह से कहा जाए कि उस समय के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर रहे हैं, नेशनलिस्ट जो है उस समय के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर रहे हैं। As far as 1885 में आपको पता ही चल गया है, इसको अंडरलाइन करिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। As for 1885 the Indian National Congress demanded that the elected members in legislature with the right to discuss budget and ask questions, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है।
कि 1885 में, जैसे 1885 में याद रखिएगा, आपकी जो कांग्रेस की स्थापना होती है ना, जिस आज जो आप कांग्रेस का नाम सुनते हैं, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इस कांग्रेस की जो सबसे पहली स्थापना हुई थी, इसका जो पहला एस्टैब्लिश हुआ था, ये पहली बार जब हुई थी 1885 में ही हुई थी। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। हम लोग हिस्ट्री में इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस कितना समझ लीजिए कि उस समय कांग्रेस पार्टी की स्थापना, उस समय कांग्रेस पार्टी का मतलब ये नहीं था कि कोई भारतीय जनता पार्टी ये है अलग पार्टी, ऐसा कुछ नहीं था। उस समय कांग्रेस पार्टी का मतलब था भारत की एक प्रमुख पार्टी, भारत की एक सबसे प्रमुख और बड़ी पार्टी, मेन पार्टी भारत की, जिसमें भारत के सभी राजनीतिक दलों के नेता, भारत के सभी महत्वपूर्ण लीडर जो थे उस कांग्रेस में सम्मिलित हुए थे पहली बार, और अपनी खुद की एक सबसे बड़ी पार्टी बनाई थी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए, और भारत के लोगों का हर जगह प्रतिनिधित्व होने के लिए, अपना एक खुद का, है ना, एक पार्टी की जरूरत थी, क्योंकि देश को चलाने के लिए दल की जरूरत होती है। इसलिए कांग्रेस की स्थापना हुई थी बेटा 1885, इस बात को भी आपको याद रखना। उसी समय क्या हुआ था 1885 में, देयर मे बी इलेक्टेड मेंबर्स, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी शॉर्ट में इसको कांग्रेस ही बोलते हैं, पूरा नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना। क्या डिमांड किया इन्होंने? डिमांड किया था कि देयर बी इलेक्टेड मेंबर, इंपॉर्टेंट है, देयर बी इलेक्टेड मेंबर। इलेक्टेड मेंबर का मतलब क्या होता है? ऐसे मेंबर जाए जो चुन कर जाए, जिन्हें जनता चुने, ऐसे नहीं कोई अंग्रेज कोई रिश्तेदार है ना, कोई उनका रिलेशन है तो उनको बैठा दिया कि हाँ ये कानून बनाए, वो उनके जनरेशन से कोई आ रहा है, कोई अंग्रेजों की कोई दूसरी जनरेशन से आ रहा है, कोई उस ऑफिसर की जनरेशन से आ रहा है, ऐसे उठा के लोगों को आप लेजिस्लेचर में बैठाइए, इलेक्टेड मेंबर को बैठाइए, जिनका इलेक्शन हो, चुनाव हो, इसकी डिमांड हो रही है, सोचिए इसकी डिमांड हो रही है। उसका मतलब ये था कि उस समय हमें इलेक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। आज जैसे चुनाव होते हैं ना, इलेक्शन होते हैं, वैसा पहले नहीं था, ठीक है। हम लोग अभी इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं, भाई इलेक्शन में हमें भी मौका दो, है ना, हमें भी मौका दो, है ना, हम लोग भी मौका ढूंढ रहे हैं। लेकिन आज क्या होता है, आज इलेक्शन होता है, हम लोग जाते हैं, वोट देने चले जाते हैं, लेकिन क्या पहले वोट देने का राइट था? नहीं था, पहले वोट देने का राइट ही नहीं था, ठीक है ना। तो अपने से ही कोई मेंबर इलेक्ट हो जाता है। ये देखिए इंटरनेशनल कांग्रेस के द्वारा क्या हो रही है, डिमांड की जा रही है इन द लेजिस्लेचर विद द राइट टू डिस्कस बजट। और कहा जा रहा है कि लेजिस्लेचर में कैसे जाए, लेजिस्लेचर का मतलब विधानसभा, लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? विधानसभा। विधानसभा का मतलब वहां पर अभी देखिए विधानसभा और संसद ऐसा कुछ नहीं है, अभी यहाँ पर सब एक ही मानिए, कानून बनाने की जो भी जगह है, संस्था है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे संसद हो, उस समय संसद तो बनी नहीं थी, उसी पूरी जहां पर एक आज जिसे हम संसद कहते हैं, विधानसभा कहते हैं, उसी को हम कहते हैं लेजिस्लेचर कहते हैं, विधान, जहां पर विधान मतलब कानून बनता है ना। तो ऐसी भवन में, ऐसी बिल्डिंग में जहां पर कानून बन रहा है, ऐसी जगह पर, ऐसी संस्था में जहां कानून बन रहा है, तो वहां पर कैसे मेंबर जाए? इलेक्टेड मेंबर जाए। कैसे मेंबर जाए? इलेक्टेड मेंबर जाए, यानी चुनकर जाए, लोगों को वोट दे, ऐसे मेंबर जाए। भारतीय डिमांड कर रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डिमांड कर रही है, 1885 में डिमांड कर रही है। याद रखिए 1947 में आपको आजादी मिली थी, 1947 में, 15 अगस्त 1947 में आजादी मिली थी। अब आप पता कर सकते हैं कि आप लोग कितना पीछे हैं, और तब से डिमांड चल रही है, ठीक है ना। 1885 से डिमांड यहाँ एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा की गई। और क्या डिमांड की गई? कहा गया विद राइट, हमें अधिकार मिलना चाहिए टू डिस्कस द बजट, यानी बजट, जब आप बात करें ना बजट की ना, क्योंकि हमारा देश है, हमारा देश है और पूरे देश में बजट की चर्चा चल रही है। बजट का मतलब होता है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब क्या होता है कि साल भर का कितना पैसा, साल भर का कितना पैसा देश में आया, कितना आपको खर्च करना है, कितना, एक एक विवरण आप बताइए, कितना पैसा आपने हमसे कमाया, टैक्स में कमाया, तो आपने हमारे देश में लगाया कहाँ, विकास कहाँ किया। तो ये सारा डिस्कशन ना बजट में होता है, ये सारा डिस्कशन कहाँ होता है बेटा? बजट में होता है। इसमें सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी सरकार होती है, जैसे इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इसका बजट जब आएगा ना, तो पूरा साल भर का अपना खर्च बताएगी, हमने कहाँ कहाँ पैसा खर्चा किया, और अगला प्लानिंग बताएगी कि हमें कहाँ कहाँ खर्च करना है, और हमें पैसे कितने पैसे की जरूरत है। ये सारी बातें संसद में, पार्लियामेंट में आज की डेट में डिस्कशन होता है। लेकिन पहले अब सोचिए 1885 में ही कांग्रेस डिस्कशन कर रही है, अंग्रेजों से डिस्कशन कर रही है, कह रही है, डिमांड कर रही है कि हमें भी क्या करिए, बजट में हिस्सेदारी करिए, बजट में हमारा भी प्रतिनिधित्व करिए। ऐसे नहीं कि अकेले अकेले आप सब लोग अपने अपने नियम कानून बना लें,
हमारे देश का पैसा कहाँ जा रहा है कुछ पता ही नहीं चले कि कहाँ खर्च करना है। आज से क्वेश्चन पूछने का अधिकार खत्म हो गया, ठीक है, ये सारी बात बताइए, समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ अब देखिएगा इसमें आगे दिया है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसको अंडरलाइन करिएगा अगेन, ये क्वेश्चन एग्जाम में बेटा ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बुक से पढ़ा रहा हूँ और आप लोगों को खुद भी ओरली में बोल देता हूँ, सभी से आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन यही से बनेंगे और आप फिर ढूंढते रह जाओगे कि कहाँ से, क्योंकि बुक के पीछे नहीं दिए गए हैं, बुक के बीच से ही क्वेश्चन आने और ऑप्शनल क्वेश्चन आने, ठीक है ना। तो यही सब चीजें रटनी होती है, जैसे 1885 की डेट रखी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाली, अब इसमें क्या डिमांड की गई, डिमांडों को याद कर लीजिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात बताने जा रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, ये जब भी आ जाए ना कहीं पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात होगी ना उसको तुरंत अंडरलाइन करिए, क्योंकि उस समय भारत सरकार के उस समय धीरे धीरे अधिनियम बन रहे थे, क्या बन रहे थे, अधिनियम बन रहे थे, ठीक है ना, अधिनियम बन रहे थे, अधिनियम मतलब क्या है, कानून बन रहे हैं, ठीक है, कुछ नियम कानून, जैसे कोई एक्ट लाना होता है ना, जैसे कोई अंग्रेजों को, जैसे कोई पूरे भारत में कोई कानून लाना होता है तो उसके लिए एक्ट लागू करते हैं, एक्ट का मतलब ये होता है अधिनियम या कानून, तो इसके तहत होता क्या है, इसके तहत ये होता है कि उस डेट से पूरे देश में वो बात लागू होती है, उसी को कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी भारत सरकार का एक्ट। ये उस समय किसके अंडर में था, ब्रिटेन के अंडर, सॉरी ब्रिटिश के अंडर में था। जो अंग्रेज यहाँ थे ना वो समय समय पे कुछ ना कुछ ऐसे एक्ट लाते रहते थे, नए नए कानून बताते रहते थे, अब देश में ये होगा, अब भाई देश में ये होगा, अब देश में ये नियम आ गया, अब देश में ये नियम आ गया, इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1947, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1988, यानी ईयर के हिसाब से जिस ईयर में आता था उसी को उस ईयर का नाम से दे दिया जाता था। ये एक्ट कब आया होगा, ये एक्ट आया होगा 1909 में, 1909 में आया एक्ट आया होगा, इसीलिए इस एक्ट का नाम क्या पड़ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। इसमें क्या कहा गया बेटा, इसमें ये कहा गया कि जब देखिए कांग्रेस यहाँ डिमांड कर रही है, इनकी बातों को फिर सुना गया, आगे माना गया, और 1909 के जब एक्ट अंग्रेजों ने पारित किया, लाया देश में, इसमें थोड़ा सा राहत मिली हमें भारतीयों को, थोड़ा सा राहत ये मिली, कुछ बातें अंग्रेजों ने मान ली। क्या मानी थी, अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन, यानी भारतीयों की थोड़ी बहुत हिस्सेदारी रिप्रेजेंटेशन की, रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रतिनिधि, यानी भारतीयों के बीच से, आप लोगों के बीच से किसी एक नंबर को प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुना जाएगा, ऐसा थोड़ा कुछ ही लोगों, सभी लोग को नहीं। तो इस बात को आप याद रखिएगा, क्वेश्चन ये बन सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 ने क्या अलाउ किया, अलाउ ये किया सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। अब आपके सामने क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन इतना ही दे दे और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दे दे, 1909 है, 1919 है, ये तो 1909 है, एक दे दे आपने 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वही नहीं करेगा लेकिन 35 हो जाएगा, तो ईयर चेंज होगी, तो आपको याद रखना है कि इस ईयर में कौन सा एक्ट आया है और उस एक्ट में क्या हमें भारतीयों के लिए क्या नया नियम कानून आ गया था उस समय, इस बात को आपको थोड़ा सा सभी को ध्यान देना है, ठीक है ना, क्योंकि बार बार ये सब चीजें रिपीट नहीं की जाएंगी, आपको अपनी तैयारी करना है तो अभी से तैयारी करिए, थोड़ी तैयारी करिए, तो एग्जाम जब होगा ना तो कैसा भी एग्जाम होगा आप फटाफट आंसर सब कर ले जाएंगे। इसके बाद देखिए while this early legislation, लेकिन क्या हुआ था, अर्ली लेजिस्लेशन जो पहले की लेजिस्लेशन थी ना अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वर इन रिस्पांस टू द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ द नेशनलिस्ट, कि क्या था, नेशनलिस्ट की डिमांड, नेशनलिस्ट की जो मांगे थी ना उसी का रिस्पांस था ये। बट इसमें हुआ क्या था, थोड़ा बहुत तो हमें रिलैक्सेशन मिला, चलो ठीक है हमारे यहाँ के कुछ रिप्रेजेंटेटिव को वोट देने का रिप्रेजेंटेटिव करने का राइट मिल जाएगा, बट they did not allow for all adults to vote, लेकिन उन्होंने सभी लोगों को, जितने भी भारतीय थे ना उन सभी लोगों को वोट देने का राइट नहीं दिया, जितने भी एडल्ट थे ना 18 इयर्स के थे, जैसे आज आप हम जाकर वोट दे सकते हैं 18 इयर्स वाले, आप नहीं, आपके पेरेंट्स भैया जो बड़े हैं वो दे सकते हैं, ठीक है, वोट, but they did not allow for all adults to vote nor could people participate in decision making, so they did not allow for all adults to vote, ना तो वो वोट दे सकते थे,
रिमेंबर, ना तो वो क्या कर सकते थे, वोट देने के लिए उनको अलाउ था, और ना ही वो क्या कर सकते थे, पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, यानी डिसीजन मेकिंग में भी उनका योगदान नहीं था। मतलब कुछ लोगों को रिप्रेजेंटेटिव का मौका तो मिला कि ठीक है आप लोग कुछ लोगों को आ जाइए, लेकिन वो बेचारे चुपचाप उसी विधानसभा में लेजिस्लेशन में बैठे रहते। जब कोई मतलब की बात होती थी ना, तो उनसे पूछा भी जाता था कि आप इससे एग्री करते ही नहीं करते। अभी पूछा नहीं जाएगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं। मतलब एक और इंसल्ट हो रही है। मतलब थोड़ी बहुत हमें एंट्री तो मिल गई लेजिस्लेचर में कुछ लोगों को जाने की, लेकिन वहां पर इन लोगों से जब कोई डिसीजन लिया जा रहा है कि भाई आप भारत में ये लाने जा रहे हैं, इस कानून को लाने जा रहे हैं, तो इनको पूछे नहीं जाएगा जब बैठे, ठीक है ना। और भारतीयों को वोट देने का राइट ही नहीं था, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एज ऑलरेडी इन चैप्टर 1 एक्सपीरियंस, चैप्टर 1 में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे हम। ऑलरेडी रूल एज वेल एज पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम left little doubt in the minds. Final appointment is made in the name of the president. स्टॉप करें थोड़ा सा, ठीक है। तो ये चैप्टर 1 में हम लोग थोड़ा पढ़ लेंगे, दिमाग क्लियर हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। इसके बाद में आप लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे। हाँ, इसको पढ़ लेते हैं। The struggle for freedom left little doubt in the minds. देखिए जो भी स्टोरी थोड़ा सा सभी समझ लीजिए। As well as participation of different people in the struggle for freedom, है ना, for freedom left little doubt in the minds of the nationalists that all persons in the independent India would be able to participate in making decisions, ठीक है। With the coming of independence, we are going to be citizens of a free country. हम लोग एक किधर पढ़ रहे थे कि हमारा देश क्या हो, आजाद हो। This did not mean that the government could do what it felt like. It means that government had to be sensitive to people's need and demand. देखिए हम लोग भारत, हम लोगों को देश आजाद हो रहा था, ठीक है ना, हम लोग बढ़ किस हो रहे थे, हम लोग इसलिए बढ़ रहे थे कि हमारे देश में क्या हो, एक सरकार हो, एक गवर्नमेंट बने। लेकिन वो गवर्नमेंट कैसी हो, वो गवर्नमेंट सेंसिटिव होनी चाहिए। सेंसिटिव मतलब देखिए कितनी बढ़िया बात समझी गई है। गवर्नमेंट क्या फील करती है उससे हमसे मतलब नहीं होता, व्हाट इट फील लाइक, क्या फील करती है। गवर्नमेंट हैड टू बी सेंसिटिव, गवर्नमेंट को क्या होना पड़ेगा, सेंसिटिव होना पड़ेगा टू पीपल्स नीड एंड डिमांड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे कि हम लोग देश की आजादी तो चाह रहे थे, लेकिन देश की आजादी के बाद हम एक ऐसी गवर्नमेंट चाह रहे थे, ऐसी गवर्नमेंट नहीं चाह रहे जैसे ब्रिटिश की, जैसे ब्रिटेन की गवर्नमेंट है जो हमारे भारत पर कब्जा किए हुए है, अंग्रेजों की जो गवर्नमेंट है, ऐसी गवर्नमेंट नहीं चाह रहे जिससे हमसे कोई लोगों को मतलब नहीं है, भारतीय लोगों से कोई मतलब नहीं, इंडियंस से कोई मतलब नहीं है। तो गवर्नमेंट हम ऐसी चाह रहे थे जो पीपल्स नीड एंड डिमांड्स, जो क्या पूरा करे, लोगों की आवश्यकताओं को पूरी करे, लोगों की नीड्स को पूरी करे। हमारे देश के रहने वाले लोग क्या चाहते हैं, हमारे देश के रहने वाले जो लोग हैं उनकी आवश्यकताएं क्या है, उनकी मांगे क्या, ऐसी गवर्नमेंट बेटा हम लोग चाह रहे हैं, ठीक है ना। फिर क्या दिया है, द ड्रीम्स एंड एस्पायरेशन, जो हमारे स्वप्न थे, जो हमारी आकांक्षाएं थी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संघर्ष को लेकर, वर मेड कंक्रीट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। किस रूप में आई, स्वतंत्र भारत में किस रूप में आई, एक संविधान के रूप में, कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में, दैट लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल राइट फ्रेंचाइज। अंडरलाइन करिएगा इसको, ठीक है ना। दैट ड्रीम्स, हमारे जो स्वप्न है वो साकार किस रूप में हुए, ड्रीम्स एंड एस्पायरेशन, जो हमारी आकांक्षाएं थी, फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता में जो हम लोगों ने संघर्ष किया, उसका लास्ट में हमें परिणाम क्या मिला। आवाज आ रही है, सर किसी का माइक चालू है, बंद करवा दीजिए। माइक म्यूट करिए, माइक म्यूट करिए, फिर से समझिएगा। देखिए बात चल रही होती ना, आप लोग डिस्टर्ब कर देते हैं। देखिए ड्रीम्स एंड एस्पायरेशन, यानी हम जो लोग इतने सालों से संघर्ष कर रहे थे ना, 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और लगभग 1757 से लेकर इधर 1857 तक हम लोगों ने जो सहा, फिर 1857 से लेकर इधर 1947 तक, इधर के जो 100 साल रहे, इधर हम लोगों ने जो सहा। तो हम लोग जो फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे ना, स्वतंत्रता के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे थे ना, वो किस रूप में आया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। कि स्वतंत्र भारत का क्या होगा, अपना एक संविधान होगा, स्वतंत्र भारत का अपना क्या होगा, संविधान होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सेट ऑफ रूल्स, जहां पे बहुत सारे नियम होंगे, एक कानून होगा, और उसी सेट ऑफ रूल्स को पूरे देश के लोग मानेंगे, चाहे वो बड़ा आदमी हो, कोई अमीर आदमी हो, पुअर हो, कोई भी हो, वो सभी मानेंगे। ऐसे संविधान की कल्पना कर रहे हैं भाई। संविधान का मतलब यही है ना, वहां पर बने जो नियम होंगे वो सभी को मानना है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई कॉमन पीपल हो, उसको सभी मानेंगे। ऐसी हम लोग कल्पना कर रहे थे। दैट लेट डाउन, और जहां पर क्या हो,
प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, जहां पर वयस्क मताधिकार यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को, यानी देश में रहने वाले सभी लोग क्या कर सके, वोट देने का अधिकार। वोट देने का अधिकार होता है, आप समझते हैं छोटा मोटा अधिकार नहीं है। वोट देने का अधिकार सबसे बड़ा पॉलिटिकल राइट है, सबसे बड़ा राजनीतिक अधिकार है। अगर आप वोट दे रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप देश की सरकार को बना रहे हैं, आप देश की सरकार को बनाने में आप भाग ले रहे हैं। इससे आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, प्राउड फील करते हैं। That all adult citizens of the country have right to vote, जहां पर जितने भी एडल्ट्स हैं सभी को राइट करने का वोट मिलना चाहिए, ठीक है ना, सभी को राइट मिलना चाहिए वोट। बेटा पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव हमारे हेडिंग में, अब आप लोग इसको जो है ना डिस्कशन करेंगे, हमारे लोग और रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। यस सर, आपकी भी एक और क्लास है? 11 to 11:30। नहीं Yes, sir, आपकी एक और क्लास। क्लास हो नहीं पाएगी, एक ही क्लास रहेगी वन डे में, ठीक है।